स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था। साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया, मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है, ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपने सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे। तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी, मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है? अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है और अब वो मन ही मन
नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी। राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है, ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी की क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है।